औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज और आप मुझे देख रहे हैं इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में। मोहतरम नाज़रीन, आज जिस इशू पर मैंने बात करनी है उस पर सारे लोग बात कर रहे हैं। ऑडियो कॉल जो लीक हुई है उस पर मैंने क्या बात करनी है, उसमें सिर्फ एक बात का इजाफा कर दूं जो मेरे सोर्सेज ने बताया, ये कि इस पर बहुत सारी बात हो रही है। एक तो ये बात हो रही है कि ये जब सदर आसिफ अली जरदारी साहब से बात हुई रियाज मलिक साहब की, तो ये किस वक्त बात हुई, मतलब ये वीडियो बहुत पुरानी भी हो सकती है, बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं और अभी तक ये राज जो है ये अफशा नहीं हुआ कि ये कितनी पुरानी वीडियो है, ऑडियो कॉल है। मेरे ख्याल के मुताबिक ऑडियो कॉल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये बात बहुत पुरानी थी जब इमरान खान साहब ने मलिक रियाज से रब्ता किया था। आसिफ अली जरदारी साहब चूंकि वक्त पे पत्ते खेलने के आदी हैं, मुझे ये लग रहा है कि ये सब स्क्रिप्टेड था। उन्होंने मलिक रियाज से कहा कि तुम मुझे वही कॉल दोबारा करो जो तुमने पहले की थी, इसीलिए उसने कहा कि सर मैंने पहले भी बात करने की कोशिश की थी, तब आप मसरूफ थे, तो अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि खान बार बार मुझे कह रहा है। और आज उसने बहुत सारे मैसेजेस किए हैं कि मेरा पैचअप करवा दो जरदारी साहब से, तो उन्होंने कहा कि अब ये पॉसिबल नहीं है। तो मोहतरम नाजरीन, ये सारा कुछ स्क्रिप्टेड लग रहा है और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आवाज़ के ज़ेरोबम जो हैं वो भी बता रहे हैं कि ये बाकायदा स्क्रिप्टेड है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि सारे लोग, और इसमें कोई बुराई नहीं है अगर इमरान खान साहब ने किसी दौर में मलिक रियाज से कहा कि मेरा आसिफ जरदारी साहब से पैचअप करवा दो, तो सियासी जमातें एक दूसरे से पैचअप करती रहती हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को पूरी जिंदगी एक दूसरे के दफातर जलाए, एक दूसरे के लीडरों के खिलाफ हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए और अब उनका पैचअप और एक पेज पे बैठे हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं अगर किसी दौर में इमरान खान साहब ने मलिक रियाज से कहा भी हो कि मेरा आसिफ जरदारी से पैचअप करा दो। असल में देखना यह है कि आसिफ जरदारी साहब ने यह कार्ड अब क्यों इस्तेमाल किया है। आसिफ जरदारी साहब जिनके बारे में यह नारा मशहूर है कि एक जरदारी साहब पे भारी, तो वो ऐसी ही शातराना चालों की वजह से दूसरों को अपना पल्ला भारी साबित करते हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने बेशक एक बहुत अच्छा पता खेला है। इस वक्त इमरान खान साहब को उनकी पॉपुलैरिटी जो है इस वक्त सारी जमातों की एक तरफ है और इमरान खान साहब अकेले जो है उनकी पॉपुलैरिटी एक तरफ है। सारी जमातें उनसे खौफजदा हैं और आसिफ जरदारी साहब वो तमाम हरबे इस्तेमाल करेंगे जिनकी वजह से वो साबित कर सके कि एक जरदारी सब पे भारी है, यानी कि इमरान खान पे भी भारी है। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने जो प्लानिंग की है ये उसका पहला हिस्सा है कि एक ऑडियो कॉल लीक की गई। मलिक रियाज जो है एक बहुत बड़ा नाम है इस मुल्क का, कोई शुबा नहीं है, वो सभी सियासतदानों के करीब हैं और ये क्यास किया जा सकता है कि इमरान खान साहब ने डेफिनेटली, क्योंकि वो मलिक रियाज जो है आसिफ जरदारी के बहुत करीब हैं, तो हो सकता है कि खान साहब ने उन्हें कहा हो कि मेरा आसिफ जरदारी से पैचअप करवा दें, ये बात मानने वाली है। लेकिन मैं ज़ाती हैसियत से समझता हूँ और मैंने अर्ज भी किया कि ये कोई मायूब बात नहीं है। कोई भी सियासतदान किसी भी सियासी पार्टी से पैचअप कर सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। सारे पाकिस्तानी हैं और सब ने मिलकर ये सिस्टम को चलाना है। असल बात क्या है कि आसिफ जरदारी साहब अब क्या करने जा रहे हैं। जैसा कि जहांगीर तरीन ग्रुप अलग हुआ, अलीम खान साहब अलग हुए और उसकी वजूहात का आपको पता है कि इमरान खान साहब के सबसे करीबी साथी थे जनाब जहांगीर तरीन साहब। इन पे करप्शन के जब केसेस आए तो इमरान खान साहब ने उनको डिफेंड करने से इनकार कर दिया। इनकी पार्टी की जो सेक्रेटरी जनरलशिप थी वो भी गई और उसके बाद इमरान साहब का जब कबीना का पहला इजलास होता है तो जहांगीर तरीन कबीना के इजलास में थे। जब फुटेज सामने आ गए तो उस पर बड़ी तनकीद हुई कि वो शख्स जिसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने नाअहल करार दिया है, इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो वो कबीना के इजलासों में कैसे बैठता है। तो उसके बाद जहांगीर तरीन साहब इजलासों में नजर नहीं आया। उसके बाद जब चीनी का स्कैंडल आया तो फिर इमरान खान और उनके दरमियान दूरियां पैदा होती गई और बतदरीज वो खलीज बढ़ती गई। और आज आलम यह है कि जहांगीर तरीन किसी भी तरीके से इमरान खान की पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। खैर, उनके इक़्तिदार को ख़त्म करने में इसमें कोई शुबा नहीं कि जहांगीर तरीन का एक अहम किरदार है। जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप ने इमरान खान साहब की खुल के मुखालफत की और वो किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें पता था कि हमें डी-सीट कर दिया जाएगा, इसके बावजूद उन्होंने खुलकर, उनके पूरे ग्रुप ने इमरान खान साहब की मुखालफत की। अब आसिफ अली जरदारी साहब जो अगला पता खेलने वाले हैं वो इमरान खान की मकबूलियत को कम करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। इसलिए ये तो एक ऑडियो कॉल लीक की गई है। अब आने वाले दिनों में आसिफ अली जरदारी पीटीआई की उसके हुजम को कम करने के लिए, आपको पता है कि बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी को छोड़ के गए थे, मुस्लिम लीग नून को छोड़ के गए थे, बाकी जमातों को छोड़ के गए थे और हर रोज 2-3
विकेटें गिरती थी और मीडिया चलाता था कि एक नून लीग की एक विकेट गिर गई, पीपल्स पार्टी की एक और विकेट गिर गई, और खान साहब बड़े खुश होते थे और वो पार्टियां तब्दील करके लोग पीटीआई में जा रहे थे। अब वो सारे लोग एक एक करके आने वाले दिनों में, ये मेरी बात लिख रखिएगा, अब पीटीआई का हुजूम कम किया जाएगा। अब पीटीआई को एक धचका बचाने के लिए और लोगों को ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए, उन्हें ये बावर करवाने के लिए कि पीटीआई जो है वो तोड़ फोड़ का शिकार हो गई है और एक छोटी जमात बन गई और कभी बरसर इक़्तिदार नहीं आ सकती, तो कुछ लोग जो हैं अब वो मूव करेंगे आने वाले दिनों में, और बिलखसूस बड़ी ईद के आसपास बहुत सारे लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी और अक्सरियत जो है वो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करेगी। नून लीग को तो अभी बहुत सारे लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन नून लीग के अंदर एक बहुत बड़ा इख्तलाफ है कि जो लोग नए आएंगे वो टिकट्स मांगते हैं। तो नून लीग के जो पुराने लोग हैं जिन्होंने मार खाई है और नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा, वो किसी सूरत भी अपनी निशिस्तें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग नून में ये बात चल रही है इन दिनों कि अगर जहांगीर तरीन ग्रुप और बहुत सारे लोग और पीटीआई के आ जाते हैं और अगर आप उन्हें अकोमोडेट करते हैं, उनसे वादे कर लेते हैं कि आपको टिकट्स दिए जाएंगे, तो फिर मुस्लिम लीग नून के पुराने लोग कहां जाएंगे? ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है नवाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, और इसी वजह से कोई बड़ा फैसला नहीं हो रहा। लेकिन आने वाले दिनों में चूंकि पीपल्स पार्टी के पास बहुत सारी जगह है, तो मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी अपनी विंडो खोल दे और बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी की तरफ वापस चले जाएं। जैसे कि शुनीद है कि आने वाले चंद ही दिनों में कुछ बड़े नाम, जिनमें गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाले इम्तियाज सफदर वड़ैच, जो पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर भी रहे और वफाकी वजीर मुवासलात भी रहे, बहुत सारी मराहत हासिल की, पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी इज्जत हासिल की, बड़े बड़े ओहदे हासिल किए। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि इमरान खान साहब का तूती बोल रहा है और चढ़ते हुए सूरज के पुजारी ने इमरान खान की पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, शुनीद है कि आने वाले चंद दिनों में वो भी वापस आ रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारे लोग जो हैं पीटीआई को छोड़ के वापस किसी न किसी सियासी जमात में, जिनमें दो बड़ी सियासी जमातें हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, को ज्वाइन करने वाले हैं। नून लीग का तो मैंने बताया कि उसके अंदर एक बड़ा इख्तलाफ है और मुस्लिम लीग नून के पुराने जो लोग हैं वो इस सूरत हाल को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में कप्तान की बहुत सारी विकेटें गिरने वाली हैं और इमरान खान साहब, लोगों में तो उसकी पॉपुलैरिटी कम होने वाली किसी सूरत में नहीं है पीटीआई की। इमरान खान एक बहुत बड़े लीडर बनकर सामने आए और मैं बार बार कह रहा हूं कि सारी जमातें मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रही। असल में इमरान खान साहब को खुद समझ नहीं आई, उनके मशीरों ने समझ नहीं आने दी। बिलाशुबा वो दोबारा भी इक़्तिदार में आ सकते थे, लेकिन उनके मशीरों ने इमरान खान साहब से यके बाद दीगरे गलत फैसले करवाए हैं, जिसमें शेर रशीद भी शामिल हैं। इमरान खान साहब को फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च का कहा गया और धरने का कहा गया। इतनी गर्मी में मैं बार बार कह रहा था, एक तो उनके सियासी कज़न जो हैं ताहरुल कादरी इस वक्त उनके साथ नहीं थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और लोग इसके लिए तैयार नहीं थे, तो इमरान खान साहब को कहा गया लॉन्ग मार्च करें और धरना दें। तो इमरान खान साहब उनकी बातों में आ गए, उन्हें अपनी पॉपुलैरिटी का, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए थे, हर जलसे में हजारों नहीं लाखों लोग होते थे। तो इमरान खान साहब को यह था कि मैं 20 से 25 लाख ना भी किए तो 10 लाख के करीब लोग जरूर इस्लामाबाद में इकट्ठे कर लूंगा। यही गलतफहमी थी। खैर, अब इमरान खान साहब बहुत अच्छा खेल रहे हैं। उन्होंने सारी अपनी गेंद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डाल दी है। उन्होंने कहा है कि मेरा अगला जो धरना होगा और अगला लॉन्ग मार्च होगा वो सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के साथ मशरूत होगा। इसमें कोई शुबा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी सूरत एक लंबे धरने के लिए इजाजत नहीं देगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जलसे की इजाजत दी भी तो वो भी कंडीशनल होगी और सिर्फ जलसे की हद तक होगी। सुप्रीम कोर्ट किसी सूरत भी एक लंबे धरने की इजाजत नहीं देगी। इमरान खान साहब ने कल यानी कि सोमवार वाले दिन सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। उनके वकला बाबर अवान की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उनसे एक लॉन्ग मार्च और धरने के लिए कहेंगे। और पीटीआई भी समझती है कि ये धरने का वक्त नहीं है, इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख इख्तियार किया है, उस जानिब जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे। तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला नहीं देने वाली कि आप एक 100 दिन का, 125 दिन का, या एक हफ्ते का, 10 दिन का आप धरना दें, इस्लामाबाद में अमलाक को नुकसान पहुंचाएं। तो सुप्रीम कोर्ट तो वाज़ेह तौर पर इनकार कर देगी और इमरान खान साहब के पास उस वक्त जवाब होगा कि मेरी तो पूरी तैयारी थी लेकिन मुझे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। तो ये तो इमरान खान साहब की तैयारी। अगर इमरान खान साहब तहम्मुल से खेलते रहे तो डेफिनेटली वो अगली बारी या उससे अगली बारी उनकी हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब थोड़ा सा उजरत का मुजाहिरा कर रहे हैं। जिस बात की तरफ मैं आ रहा था, जो मैं आपको इस एक्सक्लूसिव दिया मैंने आपको, वो यही है कि इमरान खान की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए आसिफ जरदारी साहब ऐसे मजीद हरबे इस्तेमाल करेंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब की बहुत सारी विकेटें आसिफ अली जरदारी साहब उड़ाएंगे।
اور یاد رکھیے گا چونکہ امپائر اس وقت نیوٹرل ہے اس لیے وہ نو بال نہیں قرار دے گا. آصف زرداری کی ہر گیند جو ہے وہ نو بال نہیں قرار پائے گی, وہ ٹھیک گیند قرار پائے گی, اور اس پر جتنی بھی وکٹیں گریں گی وہ ساری کی ساری آصف زرداری سب پہ بھاری کا نعرہ لگاتی ہوئی کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کی طرف جائیں گی. محترم ناظرین, میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا, آج پھر ایک پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ایک بات پہ پوری مطلب انہیں اس بات پہ سٹینڈ لینا چاہیے. انہوں نے فرمایا, اور وہ کورٹ میں بھی گئے ہیں, الیکشن کمیشن میں بھی گئے, اور انہوں نے کہا کہ جو اراکین مجھے چھوڑ کے دوسری پارٹی میں گئے ہیں, مطلب مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا ہے, اس اتحادی حکومت کا ساتھ دیا ہے, انہیں ڈی سیٹ کیا جائے. اور ان کے اس مطالبے پر چونکہ یہ قانون ہے تو بہت سارے لوگوں کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے. گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے اشرف علی انصاری اور باقی جو 14 MPs کہا جاتا ہے جنہوں نے آصف عثمان بزدار کا پنجاب میں ساتھ دیا اور مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے جیتے تھے, عمران خان صاحب کے یہ بہت قریب تھے, اور عمران خان صاحب نے گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے اشرف علی انصاری سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں ٹکٹ بھی دے گا. تو کیا جو بندہ نون لیگ کے ٹکٹ سے جیت کر عمران خان صاحب کے قریب چلا جائے, عمران خان صاحب اسے قبول کر لیتے ہیں, اس پر عمران خان صاحب کا ضمیر انہیں نہیں جھنجھوڑتا کہ یہ تو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے آیا ہے, اس کو مینڈیٹ کچھ اور ملا ہے, تو اس کا مطلب میٹھی میٹھی ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تھو تھو جو عمران خان صاحب کو چھوڑ کے جائے وہ تو لوٹا ہے, سیاسی غدار ہے, بھگوڑا ہے. لیکن جو کسی اور سیاسی پارٹی کو چھوڑ کے آئے, خان صاحب کے پاس آ جائے, تو خان صاحب خوش آمدید کہتے ہیں, اسے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں. یہ دوہرا معیار جو ہے یہ خان صاحب کو بھی چھوڑنا ہوگا, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ جو بندہ بار بار پارٹیاں بدلے, جیسے کہ اب میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب خان صاحب کو چھوڑ کے واپس اپنی پارٹیوں میں جائیں گے, یا مسلم لیگ نون میں یا کسی اور سیاسی پارٹی میں جگہ ڈھونڈیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے قانون سازی پراپر ہونی چاہیے. جو بندہ بار بار وفاداریاں بدلتا ہے, گھوڑے کی طرح ہر سمت بھاگتا ہے, اس کے لیے قانون سازی ہونا چاہیے اور اسے الیکشنوں سے روکنا چاہیے. اور آخر میں جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ میں اپنے پروگرام کے آخر میں اپنے عوام سے, اپنے دوستوں سے مخاطب ہوتا ہوں, اپنے ویور سے مخاطب ہوتا ہوں. آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ قانون سازی ہو نہ ہو لیکن ایسے لوگوں کو ہر صورت مسترد کیجیے, انہیں ووٹ نہ دیجیے, ان کا محاسبہ کیجیے جو بار بار اپنی وفاداریاں بدل کر کبھی کسی پارٹی میں کبھی کسی پارٹی میں. یاد رکھیے گا یہ چڑھتے ہوئے سورج کے پجاری ہیں, انہیں صرف اقتدار عزیز ہے. جب یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ پارٹی جو ہے اس کا زوال شروع ہو گیا ہے اور آنے والے دنوں میں فلاں پارٹی برسر اقتدار آ سکتی ہے, تو یہ پھر اپنی سابق پارٹی میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور اگلے پارٹی کے گن گانا شروع کر دیتے ہیں. یہی راجہ ریاض اور دوسرے لوگ جو تھے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتے تھے اور یہ ان کے خوش آمدیوں میں شامل تھے جب ان کی پارٹی میں شامل ہوا. اب یہ لوگ دن رات بیٹھ کے عمران خان صاحب کی پارٹی میں اور عمران خان صاحب میں کیڑے نکالتے ہیں اور یہ کہتے نہیں تھکتے کہ عمران خان صاحب نے انہیں مایوس کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا کوئی ضمیر نہیں ہے, کوئی ایمان نہیں ہے. تو سیاسی پارٹیاں تو اس کے بارے میں ضرور سوچیں. میرے خیال میں وہ تو نہیں سوچیں گی کیونکہ ان کا فائدہ ہے, انہی گھوڑوں کی وجہ سے وہ اقتدار میں آتے جاتے رہتے ہیں. تو آپ عوام کو ضرور اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو بندے بھی اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں, ادھر سے ادھر جاتے ہیں, آپ ان کو مسترد کر دیجئے اور انہیں پتہ چلے کہ پارٹیاں بدلنے والوں کو پاکستان کے عوام پسند نہیں کرتے. آپ کا بہت شکریہ.